वाराणसी में यातायात को सुगम बनाने के लिए मेट्रो और मोनो रेल की परिकल्पना हुई, लेकिन ये पूरी नहीं हो सकी क्योंकि बनारस एक पुरातन शहर है। मेट्रोमैन श्रीधरन भी जब बनारस आए तो उन्होंने ये बात कहते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए कि बनारस में मेट्रो चलाना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर खुदाई या कोई भी काम करना बहुत ही रिस्की है, जो पुराने मकानों को क्षति पहुँचा सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में देश के पहले सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट सर्विस के तहत रोपवे की परिकल्पना की और प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को धरती पर उतारने के लिए धड़ाधड़ काम शुरू हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की शुरुआत जब ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत यहाँ हुई तो जो मेन कुछ प्रोजेक्ट थे उसको लेकर सबसे बड़ी स्थिति थी कि स्टेशन कैसे बनेंगे, कहाँ से क्या काम होगा, कितने फेज़ में काम होगा। और काम की शुरुआत अलग अलग करके फर्स्ट और सेकंड फेज़ में जो पहला जो रास्ता था उसको क्लियर करने का था, जो कैंट से गोदौलिया तक का था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर एक बड़ा संशय खड़ा कर दिया है। ये संशय इसी ज़मीन को लेकर है जो लगभग 4000 स्क्वायर फीट यानी 3 बिस्सा है। 3 बिस्वा ये ज़मीन वाराणसी में 3 बहनों की है जो गोदौलिया पर है और यहाँ पर रोपवे का पिलर नंबर 29 खड़ा होना है, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूर्णतया से रोक लगाने का आदेश अगले अप्रैल तक के लिए दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो मुआवजा और अधिग्रहण का जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं किया गया है, क्योंकि जो याचिकाकर्ता 3 बहनें हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यही बात रखी है कि ना ही हमें अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी करके बताया गया, ना ही मुआवजे की रकम अभी तक हमें मिली है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रोजेक्ट पे इस जगह पर काम करने से रोक लगा दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में वाराणसी विकास प्राधिकरण और जो कार्यदायी संस्था है वो कुछ भी बोलने से साफ तौर पर बच रही है। लेकिन वाराणसी विकास प्राधिकरण के जो वीसी हैं उनसे जब हमने बात की तो उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि हम मुआवजा देने को भी तैयार हैं, उनका रजिस्ट्री का प्रोसेस करने को भी तैयार हैं, लेकिन जो 3 बहनें हैं उनके द्वारा डिमांड की जा रही है मार्केट रेट की। और जब हमने जो पक्ष है जो जिन्होंने याचिका दायर की थी कोर्ट में उनसे बात की तो उनका कहना था कि हमें 6 करोड़ रुपए की दिए जा रहे हैं वाराणसी विकास प्राधिकरण के, लेकिन हम 6 करोड़ रुपए के साथ शहर में ही कहीं उतनी ही ज़मीन की भी डिमांड कर रहे हैं, या फिर मार्केट रेट जो लगभग 32 करोड़ रुपए है उतने की डिमांड की जा रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अप्रैल तक तो यहाँ पर काम नहीं होगा, लेकिन ये कहा जाना कि वाराणसी विकास प्राधिकरण का जो काम था रोपवे का वो बंद होगा, वो गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का इस पर फिलहाल कोई असर नहीं होता दिखाई दे रहा है। हालांकि ये ज़रूर है कि एक के बाद एक डेट टलती जा रही है। पहले प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को नवंबर में ही देव दीपावली के दौरान पूरा करने की बात कही गई, फिर मार्च में कही गई, लेकिन इसमें लगातार डिले हो रहा है, जिसकी वजह कहीं ना कहीं से यहाँ पर हो रही भीड़ और ज़मीनों में मिलने में हो रही देरी को भी माना जा रहा है। हालांकि 30 दिसंबर को यहाँ पर जो मकान था उसको गिरा दिया गया और काम यहाँ पर जारी था, लेकिन अप्रैल तक यहाँ पर काम नहीं होगा। और वाराणसी विकास प्राधिकरण का स्पष्ट तौर पर कहना है कि कैंट से रथ यात्रा का जो पहला फेज़ है उसे हम पूरा करके 3 महीने में उसकी शुरुआत करने की पूरी कोशिश करेंगे और ट्रायल रन भी यहाँ पर उसका शुरू हो चुका है। फिलहाल पीएम मोदी का ये जो सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट उनके संसदीय क्षेत्र में है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो सेकंड फेज़ है वो फंसता अभी दिखाई दे रहा है। मुआवजा कब मिलता है, आगे चीज़ें कब तय होती है, वो अगली सुनवाई में क्लियर होगा, लेकिन वीडीए इस मामले में जल्द ही अपना पक्ष रखने की बात कर रहा है। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सिंह है, मेरा दवा का दुकान है एक छोटा सा। सुरेंद्र जी, आप क्या इस पूरे प्रकरण में किस भूमिका में हैं? अब चूँकि बनारस में हम ही रहते हैं, हमारी मिसेज की 3 बहनों के नाम से प्रॉपर्टी है, तो यहाँ का देख रेख हम ही कर रहे हैं। वो लोग हमारे जिम्मे किए हुए हैं कि आप बात करिए, इसको देखिए। सुरेंद्र जी, अगर बात करें, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या मामला था, कैसे इसकी शुरुआत हुई और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये कहने की ज़रूरत पड़ी? सबसे पहले तो हमसे लोग पेपर मांगे, वहाँ नाप जोख शुरू किए, तो हम भी दौड़ के गए कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहे कि यहाँ एक पिलर बनना है, शुरुआती दौर की बात है, तो कुछ ज़मीन आपकी जाएगी, उतना रजिस्ट्री करना होगा, बाकी छोड़ देंगे हम लोग। फिर बाद में पता चला कि हमको कि नहीं, वो नाप जोख किए, कह रहे हैं कि नहीं पूरी आपको ज़मीन जा रही है उसमें, आप अपना पेपर जमा कर दीजिए
जो भी मुआवजा होगा आपको मिल जाएगा। तो हमको तो पता होना चाहिए क्या मुआवजा है। पेपर हम सब उनके यहाँ सबमिट कर दिए अपना, तो एडमिट किए कि नहीं प्रॉपर्टी आपकी है, सब कागज़ वगैरह देखे, तो फिर रजिस्ट्री का दबाव बनाने लगे हो। वहाँ जाके वहाँ हमारा आदमी रहता था, तो उससे कहे कि सब मकान खाली कर दो, अभी टूटेगा। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, आप लोगों ने दिया, इस तरह कैसे तोड़ दे रहे हैं, हमको 10 दिन 15 दिन का मोहलत दीजिए। तो कहे नहीं, आपको ज़बानी बता दिया गया है, आप लोग इसको खाली कर दीजिए। तुम्हारे डर के हम लोग अपना सामान कुछ हटा लिए थे। बाकी आए 31 दिसंबर को, 30 दिसंबर को उन्होंने जो लोग सामान बचा था सब बाहर फेंक फाक के तोड़ दिए पूरा मकान। जब 30 दिसंबर को इसको पूरा डिमोलिश, हाँ, उसके पहले तक जो है वही 36,000 का रेट बता रहे थे कि 36,000 का रेट तय हुआ है रुपये वालों के लिए, उसी हिसाब से उसका डबल आपको मुआवजा मिल जाएगा जोड़ के। वो निश्चित रहिए। और पेपर तीनों बहनों का आधार कार्ड, पैन कार्ड सब जमा कर दीजिए। हम कहिए तो हमको मंजूर नहीं है, तो फिर हम हाई कोर्ट का रुख किए अपना। हाई कोर्ट में पेपर वगैरह सबमिट किए, इनको नोटिस इशू हुई, तो फिर ये 36,000 से 55 पर आए, 55 से फिर 80,000 की बात करने लगे कि 80,000 दे देंगे। फिर बर्बल दुकानों की बात किए कि उसका कास्ट लेंगे आपसे। तो हमारा यही कहना था कि ठीक है, हमको कास्ट तो हम नहीं देंगे, और जगह भी हमको 600 स्क्वायर फीट में 3 परिवार का गुजारा नहीं होगा। कम से कम 1000 स्क्वायर फीट, 4000 ज़मीन है, तो 3000 वहाँ दुकान बना के या एक फ्लोर कंप्लीट करके हमको दे दीजिए। तो उस पर हम एग्री हैं। तो कहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई नियम नहीं है, हम नियम के साथ आपको पैसा दे रहे हैं। हम तो सुने चौगुना मुआवजा मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, उससे मिल रहा है। तो कहे तो आप सुनते रहिए, इससे ज़्यादा नहीं कुछ हो पाएगा। तो हाई कोर्ट में हमने जब अपील दाखिल किया, तो जब डेट निर्धारित हुई पहली, तो इनके वकील लोग भी गए थे, हम भी थे वहाँ। तो इन्होंने जज साहब से बोला कि हमारी पार्टी से निगोशिएशन चल रहा है, हमको कुछ समय दे दिया जाए, बातचीत कर रहे हैं। तो जज ने वर्बल आदेश दिया कि जो है ज़मीन जो है, अरे मकान तोड़ के आप जो है निगोशिएशन की बात कर रहे हैं, निगोशिएशन तो पहले होता है। बहरहाल जज ने आदेश दे दिया, 1 महीने का समय इनको दे दिया। तो 17 फरवरी का डेट दूसरा पड़ा, तो 17 फरवरी को सुनवाई नहीं हो पाई है। लास्ट में हमारा नंबर था, तो फिर 18 मार्च की डेट उन्होंने, उनके वकील लोगों ने कैसे ले लिया लंबा। इधर हमको बीडीए से फ़ोन आता था, बाबू लोग करते थे हैं कि देखिए अब आपको समझौता कर लीजिए, नहीं तो जो है वो भी आपको नहीं कुछ मिलेगा। इस मीन टाइम जब पहली बार 1 महीने का डेट पड़ा, तो हमारी वकील साहब से अपने बात हुई, तो कहे कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं, हो सकता है वहाँ से रिलीफ आपको कुछ मिल जाए। जेन्यून केस आपका है, आपकी प्रॉपर्टी है, बिना किसी सूचना के जो है लोग तोड़ दिए, कर दिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट हम मूव कर दिए। तो वहाँ 18 फरवरी की डेट पड़ी थी, 18 फरवरी को उन्होंने आदेश पारित कर दिया। तो आपको लगता है कि अब मुआवजे में जो आपकी डिमांड है, कितनी डिमांड है आपकी? हमारी वो डिमांड कितनी दे रहे हैं? वो तो 6 करोड़ रुपया दे रहे हैं, वही टूटा मकान का दे रहे हैं, 38 लाख बताए हैं। तो उसमें 5 बिस्सा में निर्मित था, तो हमारे पोर्शन में 3 बिस्सा है, तो बताए 18 लाख दे रहे हैं। तो हमारी डिमांड ये है कि उसको भी डबल कर दें सर्कुलर रेट के हिसाब से जो भी है। ये तो सिंगल बनाए हैं मुआवजा के जो निकाले हैं वो, और जो है कम से कम 3000 स्क्वायर फीट जगह हमको दुकान करने के लिए, वहाँ 3 बहनों के लिए 1,000 हो जाएगा, फ्री ऑफ कास्ट हमको दें। रिहेबिलिटेशन के नाम पर ऐसे कुछ कानून आए हुए हैं, इधर फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है कि नहीं मुआवजा भी देंगे और बसाने के लिए गुजारा भत्ता के लिए आपको लोग जगह भी देंगे, मिलना चाहिए। तो हमारी यही डिमांड है कि इसको जो है वो दें। हम समझ रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? सुचित्रा सिंह। सुचित्रा जी, ये जो मामला है इसमें कौन कौन 3 लोग हैं? आप तीनों बहनों के? हम तीनों बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन का नाम मनसा सिंह है, मेरा नाम सुचित्रा सिंह है, मेरी छोटी वाली बहन का नाम प्रतिमा सिंह है। क्या मामला क्या है? आप लोग क्या डिमांड कर रही हैं, और क्या आपको बीडीए ने किस स्थिति में आपको वहाँ से हटाया? क्या आपका मतलब तकलीफ क्या है, किस बात की? तकलीफ है कि हम लोगों को कुछ बताया नहीं गया, तोड़ भी दिए, और हम लोग को ना ही मुआवजा मिल रहा है, ना ही हम लोग को ज़मीन देने के लिए वहाँ पे तैयार हैं कि हम लोग
किसी तरह से अपना गुजर बसर करेंगे। हम लोग की परिस्थिति देखते हुए पिताजी ने हम लोगों को ये ज़मीन दी थी कि लड़कियों को भी दे दिया जाए कि इन लोगों का जीवन यापन अच्छी तरह से हो। तो हम लोग का तो अब सब कुछ जा रहा है और मिल कुछ नहीं रहा है। तो कब से ये ज़मीन का आपका मालिकाना हक है? क्या वहाँ पे रहते थे आप लोग? क्या मकान की स्थिति थी? कैसे, क्या बिना सूचना के मकान टूटा या क्या स्थिति? बिना सूचना के मकान टूटा है और ये 35 साल पहले हमारे पिताजी ने खरीदा था। खरीदने के बाद ये हम लोगों को 2014 में भाई ने गिफ्ट किया कि बहनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इन लोगों को भी कुछ दे दिया जाए। तो हम लोगों के जीवन यापन के लिए भाई ने ये गिफ्ट किया था। अब क्या आप चाहती हैं? अब ये चाहते हैं कि सरकार हम लोगों को मार्केट रेट दे, या तो हम लोग को जो हमारे पति ने बताए हैं कि ज़मीन दे हम लोग को उतना कि हम लोग का दुकान वगैरह दे दें हम लोगों को अच्छे तरह से, कि हम लोग का जीवन यापन अच्छे से चले। वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिकारी इस पर बात करने को तैयार तो नहीं है, लेकिन दबी जुबान से उनका ये कहना है कि हम तो ज़मीन की रजिस्ट्री और मुआवजा के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन वो लोग ही नहीं मान रहे हैं। अगर ढंग से देते हो तो हम लोग क्यों नहीं मानते? ढंग से दे ही नहीं रहे हैं। क्या है हम लोगों का? कुछ नहीं दे रहे हैं। वहाँ की मार्केट के हिसाब से तो कुछ नहीं मिल रहा हम लोगों को। आप क्या डिमांड चाह रही हैं? आप मतलब आपकी कितनी डिमांड है? हमारी डिमांड तो ये है कि आज 32 करोड़ की वो ज़मीन है, हम लोग को 32 करोड़ दे दे। वो ज़मीन 32 करोड़ की ज़मीन है, 32 करोड़ हम लोग को दे दे। और दे कितना रहे हैं वो? दे रहे हैं 6 करोड़। दे कर 6। हाँ, ज़मीन दे या 32 करोड़ दें? मतलब 6 करोड़ के अलावा ज़मीन दे या फिर 32 करोड़ रुपया कम से कम मिलना चाहिए? ज़मीन दे देंगे तो भी ठीक है, 32 करोड़ दे देंगे वो भी ठीक है। दोनों में से एक हाँ, कोई आपकी डिमांड। हाँ। तो अगर ऐसी स्थिति में अभी सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश आ गया है जी, लेकिन आपको लगता है इससे वो काम प्रभावित होगा रोपवे का? क्योंकि रोपवे का काम तो इनका कहना है कि हमारा काम चलता रहेगा, हमारा काम रुकेगा नहीं। सरकार के तो हम लोग कोई बाधा नहीं बनना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग को बाधा बना रहे हैं तो हम लोग क्या करें? हम लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि सरकार का काम रुके, क्योंकि मोदी और योगी को हम लोग हमेशा उन्हीं को वोट करते रहे हैं, हमेशा उनको मानते रहे हैं, उनके नाम की माला जपते रहे हैं। मोदी योगी को हम लोग भगवान समझते रहे हैं, और हम लोग के साथ जब ये हो रहा है तो हम लोग को बहुत कष्ट हो रहा है। मोदी योगी हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि हम लोग के साथ ऐसा होगा। लेकिन मोदी जी, लगता नहीं मोदी जी का ही तो ड्रीम प्रोजेक्ट रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं, इसीलिए हम नहीं चाह रहे ना कि मोदी जी का रुके। मोदी जी हमारे साथ अन्याय ना होने दे, और महिलाओं के प्रति उनका जो है बहुत अच्छा सुने हैं और देखे भी हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों के साथ भी ये वही करें, अच्छा करें। आपकी आंखें भर आई हैं, ऐसा क्या है? ऐसा यही है कि अब ये है कि हम लोग अपने जीवन के लिए सोचे थे कि सब कुछ सही रहेगा, हो जाएगा, हम लोग होटल वगैरह बनवा लेंगे। उसी तैयारी में थे कि हम लोग होटल 3 तल्ला का बनवा लेंगे, तीनों बहनों का हो जाएगा, जीवन यापन हम लोग का अच्छी तरह से चलता रहेगा। लेकिन सरकार यहाँ पे जो है अपना काम करना चाह रही है तो करें, लेकिन हम लोग के बारे में सोचें। तो अब बाकी बहनों से आपकी बात हुई, उन लोगों का क्या कहना है? उन लोग का भी यही कहना है, उन लोगों का भी यही कहना है। कहाँ रहती हैं बाकी दोनों बहनें? बाकी एक बहन कलकत्ता में रहती हैं और एक बहन लालगंज गांव में रहती हैं। जी, अपना पूरा परिचय करिए। मेरा नाम विवेक शंकर तिवारी, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन है। विवेक जी, तमाम चीज़ें जो बनारस में विकास कार्यों के रूप में चल रही हैं, उनमें एक रोपवे प्रोजेक्ट सामने था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी टिप्पणी करते हुए रोक भी लगाई है काम पर। क्या लगता है जो नियम कहता है, कानूनी पक्ष क्या कहता है अगर कोई पीड़ित है उसके लिए, और अधिग्रहण संबंधी नियम क्या है? देखिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार पहले 1894 का अधिनियम था, लेकिन उसके स्थान पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लाया गया है। और उस अधिनियम के अनुसार जो है 2013 के जो ग्रामीण क्षेत्र की भूमि का अगर अधिग्रहण होता है, सार्वजनिक हित में सरकार करती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि भूमि के लिए 4 गुना और शहरी क्षेत्र की भूमि के लिए 2 गुना मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। और 1 वर्ष के भीतर इनको सरकार को मुआवजा देना है जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। अगर 1 वर्ष के भीतर आपने मुआवजा नहीं दिया है तो वह अधिग्रहण जो है अवैध माना जाएगा। तो इसी कारण याचिका दाखिल की गई है कि संबंधित जो पक्षकार है, महिला है,
उनकी भूमि तो अधिग्रहित कर ली गई, लेकिन उनको सरकार ने अभी तक मुआवजा नहीं दिया है। इसी कारण जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इस परियोजना पर अभी जो है अंतरिम रूप से रोक लगा दिया है। क्या नियम क्या कहता है? जैसे अधिग्रहण की बात आप करें, लेकिन उनका तो कहना है अभी अधिग्रहण की भी कार्रवाई उन्होंने नहीं पूरी, हमारी तो रजिस्ट्री भी नहीं हुई है, हमें मुआवजा की धनराशि तो छोड़िए, कुछ एडवांस भी नहीं मिला, लेकिन वहां पर हमारा घर तोड़ के गिरा दिया। हाँ, तो आपने अधिग्रहण की कार्यवाही कर दिया, सरकार के कब्जे में आ गई, घर तोड़ दिया गया, माने आपने कब्जा प्राप्त कर लिया है। तो 1 वर्ष के भीतर अब ये देखा जाना है उनकी याचिका में उन्होंने क्या कथन किया गया है। ये तो अखबारी सूचना के आधार पर हम लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, कानूनी प्रक्रिया इसमें कहाँ तक अपनाई गई है, क्या नियम का पालन किया गया है। जो सतही तौर पर बातें आ रही हैं, जो अखबारी जानकारी के अनुसार है कि अगर उनको मुआवजा नहीं दिया गया है तो वो अधिग्रहण वैध नहीं माना जाएगा। इसी कारण और कहीं न कहीं प्रथम दृष्टया सरकार का पक्ष इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कमज़ोर माना होगा, तभी उन्होंने इस परियोजना के आगे की कार्यवाही पर रोक लगा करके ये आदेश दिया है कि जो जितना काम हुआ है उसके आगे काम नहीं होगा जब तक इस याचिका का निस्तारण नहीं किया जाता। नियम ये माना जा सकता है कि अधिग्रहण होने के बाद मुआवजा मिलना जरूरी है या कब्जा मिलने के पहले 1 वर्ष के भीतर स्पष्ट लिखा है कि 1 वर्ष, धारा 25 में है कि 1 वर्ष के भीतर अधिग्रहण की कार्यवाही से आपको मुआवजा संबंधित पक्षकार को दे देना है। मुआवजा अधिग्रहण उसी दिन माना जाता है जिस दिन वहां पर आपने मुआवजा, हाँ, कब्जा प्राप्त कर लिया। सरकार का जहां दखल हो गया भौतिक रूप से, जब आपने कब्जा प्राप्त कर लिया तो अधिग्रहण की परिभाषा में वो आ जाएगा। इसके लिए नियम क्या, पहले इसके लिए कोई नोटिस वगैरह जारी करना चाहिए, क्या होता है, मतलब कानूनी तौर पर क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? अब कानूनी तौर पर प्रक्रिया है कि पक्षकार को अधिग्रहण के लिए सरकार पहले नोटिस देती है, उसको जानकारी कि भाई आपकी ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना है, उसकी सहमति लेती है, उसकी असहमति है तो क्या आपत्ति है उसकी तरफ से, तो ये सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। उसके बाद अधिग्रहण की कार्यवाही अमल में लाई जाती है। लेकिन अधिग्रहण के लिए अनिवार्य शर्त है कि पीड़ित पक्ष को आप मुआवजा देंगे। ग्रामीण क्षेत्र है तो 4 गुना और शहरी क्षेत्र है तो 2 गुना। जमीन की जो बाजारू मूल्य है, मालियत है, उसका 2 गुना आपको मुआवजा। मूल्य की सर्किल रेट जो उसका जो सर्किल रेट है गवर्नमेंट के हिसाब से, उसका 2 गुना आपको दाम शहरी क्षेत्र में देना है, ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना उसकी कीमत अदा करना। मतलब सर्किल रेट पर ही मिलेगा, बाजारू रेट पर नहीं, मार्केट रेट पर नहीं। होटल देख रहे हैं, दूध मंडी देख रहे हैं गोदोलिया? हाँ, अरे सत्यदेव सिंह का होटल है, हाँ, उसके ठीक बगल, तो वहाँ भी इनका और वही है। वही दशाश्वमेध तक नहीं ले गए। नहीं, दशाश्वमेध ले ही कहाँ गए, बाद में नीलकंठ जी भी तो विरोध कर दिए थे। वहीं पर वो अंतिम टावर है 29, टावर नंबर 29, और मेन काम भी टावर नंबर। पीडीएवीसी ने कहा है हमारे लिए बाकी के लिए आदेश नहीं है, हमारे लिए सिर्फ टावर 29 के लिए आदेश है, हम वहां के लिए रुकेंगे, बाकी हमारा। नवल खेमका। नवल जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोपवे को लेकर यहाँ पर रोक लगाई, क्या लगता है रोपवे आपके दृष्टि से कितना अनिवार्य है और बनारस के लिए क्या महत्वपूर्ण है? बनारस शहर के लिए एक तो नया सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन का सरकार तैयार कर रही है और आने वाली भीड़ को देखते हुए अति आवश्यक समझ में आ रहा है। इस पर रोक हम लोगों की इच्छा के हिसाब से नहीं लगनी चाहिए। क्या लगता है भविष्य किस रूप में दिखाई देता है अगर रोपवे चलता है तो? एक बनारस का सुंदर रूप सामने आएगा। तरह तरह के विकास हो रहे हैं, उसमें एक नया आयाम जुड़ने जा रहा था। इसमें अगर रोक लग रही है तो ये शहरवासियों को पसंद तो नहीं है। मेरा नाम श्रेयस खेमका है, वाराणसी का निवासी हूँ। श्रेयस जी, रोपवे को लेकर क्या आपके विचार हैं? रोपवे प्रोजेक्ट पर रोक लग गई है, क्या ये सही है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि रोपवे से हमारे शहर को एक नई पहचान मिलेगी। जो यहाँ पे इस समय जाम के हालात चल रहे हैं उससे थोड़ी सी निजात मिलेगी और रोपवे चलना चाहिए, क्योंकि एक तरीके का अपने आप में हिंदुस्तान का सबसे पहला शहर वाराणसी बनेगा जिसमें एक रोपवे को एज ए ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल में किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो रोपवे को चलना चाहिए। आप भी बात करें। वाराणसी से कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ईटीवी भारत।